हिस्ट्री को तीन तरह से हमने पढ़ने की पद्धति बताई थी या तीन तरह से उसको डिफाइन किया था। एक तो हमने कहा था कि प्रागैतिहासिक काल कहा था, दूसरा हमने आद्य इतिहास काल कहा था, तीसरा कहा था ऐतिहासिक काल। ये तीन तरह से हमने इतिहास को बताया था और इनमें तीनों में हमने हिस्ट्री के लेखन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो बताया था वो किसका था? सोर्सेस का, जिसको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। हिस्ट्री के सोर्स यदि आप पढ़ते हैं तो दो तरह के सोर्स होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं और दूसरे लिटरेचर या हमारे पास रिटन एविडेंस होता है। आर्कियोलॉजिकल जो हमें एविडेंस होते हैं उनको भी हम तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक तो हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन, जो अभिलेख वगैरह मिलते हैं, दूसरा कह सकते हैं क्वाइंस, तीसरा कह सकते हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें एक ही हैं। स्कल्पचर को भी हम इसी में रखते हैं। और आप जान लें कि इंस्क्रिप्शन या आर्किटेक्चर्स के सोर्स एक ऐसे सोर्स हैं जो हमें सबसे प्योर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिस्ट्री अवेलेबल कराते हैं। इतिहास से संबंधित सबसे शुद्ध जानकारी देने का जो माध्यम है वो हमारे पास पुरातात्विक स्रोत ही होते हैं। लिटरेचर में विसंगतियां हो सकती हैं, काफी चीजें जो है डिफर कर सकती हैं क्योंकि लिटरेचर जो भी पर्सन लिख रहा है, जो भी इतिहासकार है या जो भी राइटर है, वो उसने किस नजरिए से उस समाज को देखा, किस नजरिए से उसने राजा के कार्यों को देखा है, वो चीज वही रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल सा आज के समय की बात करें, नजरिया सबका अलग अलग है। आज यदि आप एक रिपोर्टर के तौर पर जानते होंगे रवीश हैं, विनोद दुआ हैं, अविसार हैं, यदि इन लोगों के नजरिए के हिसाब से यदि आप आज के समय का देखेंगे, जानते हैं कि वर्तमान की जो राजनीति होती है वही आगे चल करके इतिहास बनती है। उनके नजरिए से आज के फेज को यदि आज के 50 साल बाद यदि कोई पढ़ेगा तो यही कहेगा कि मोदी का शासन जो है बड़ा ही विद्वेषपूर्ण था, सामाजिक मतभेद बढ़ गए थे, ये सारी चीजें उसमें दिखेंगे। एक इतिहास लेखन भी कह सकते हैं उसको, जो रिटन सोर्स हमें मिल रहा है उसके बेस पर ही ये हम कह रहे हैं। लेकिन आज के समय का लिटरेचर यदि रजत शर्मा के तौर पर देखेंगे या अदर किसी के, अंजना ओम कश्यप वगैरह के नजरिए से देख करके यदि 50 साल बाद कोई पढ़ेगा तो कहेंगे कि वास्तव में जो है एक शासक हुआ था नरेंद्र मोदी जो है, जिसने भारत के इतिहास में जो है एक अलग महत्व रखता है। तो इसलिए रिटन एविडेंस पर उतना एथेंटिक एविडेंस नहीं माना जा सकता जितना कि हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। पत्थर की जो शिलापट्टियों के ऊपर जो लिखे गए हैं अभिलेख जो हमें मिलते हैं, उनके ऊपर जो लिखा गया है, यदि अशोक के समय में वो लिखा गया है, जो चीजें उसने लिखी हैं, उसने यदि अपने शिलालेख में वो कहता है कि वह अपने भाइयों के प्रति अनुराग रखता था, तो हम ये कह सकते हैं कि अशोक अपने भाइयों के प्रति बड़ा ही उदार रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहा। लेकिन उसी समय के कंटेम्परेरी यदि हम बुद्धिस्ट लिटरेचर को देखें, उसी समय के जो बौद्ध लिटरेचर है उसको देखें, तो बौद्ध लिटरेचर में जो है दिव्यावदान वगैरह में मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार करके गद्दी हासिल की। उसके हिसाब से यदि आप देखेंगे, लिटरेचर के तौर पर देखेंगे, तो आपको ये लगेगा कि अशोक बहुत ही क्रूर शासक था। लेकिन यदि उस समय के इंस्क्रिप्शन को देखेंगे, अभिलेख को देखेंगे, तो आप कहेंगे कि नहीं, अशोक ऐसा नहीं था। वो आगे भी अभिलेख में कहता है कि पशु बलि पर उसने रोक लगाई। जो है उसने अपने जो 14 शिलालेख उसने मेंशन कर रखे हैं, उसमें कहा गया है कि पशु बलि पर रोक लगाई, बस राजकीय त्योहारों के दिन जो है कुछ हद तक जो है सीमित तौर पर छूट दी गई थी। इसके मतलब हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि अशोक अहिंसा में विश्वास करने लगा था। हम अशोक के बारे में यह अनुमान लगा सकते हैं कि अशोक के समय में ऐसा नहीं हो सकता कि, हाँ ये बात दूसरी है कि आप जितने भी बौद्ध लिटरेचर देखते हैं, बौद्ध लिटरेचर सभी के बारे में आप देख लीजिए, चाहे उसने अशोक के बारे में लिखा हो,
चाहे उसने हर्ष के बारे में लिखा हो, चाहे उसने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में लिखा हो, जिस शासक ने बौद्ध धर्म को एडॉप्ट किया, उस लिटरेचर में यदि आप बौद्ध लिटरेचर में देखेंगे तो पहले उस शासक को काफी क्रूर, आक्रामक, कठोर शासक के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई, और उसमें यह दिखाया गया कि इतना क्रूर शासक जब उसने बौद्ध धर्म को एडॉप्ट कर लिया तो ड्रामेटिक उसमें चेंज हो गया, और उसके बाद वो एकदम उदार हो गया और सारी चीजें दान करना शुरू कर दिया। उसने जो है प्रजा के हित के बारे में सोचने लगा, उसके पहले उसने प्रजा के हित के बारे में कभी नहीं सोचा। जो है उसको क्रूर और चंड अशोक के तौर पर जो है स्थापित करने की कोशिश की जाती थी। ये चीजें जो है लिटरेचर के माध्यम से हम किसी चीज के कंक्लूजन पर जाना इतिहास में बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं, चाहे वो स्कल्पचर्स के तौर पर मिल रहे हो, चाहे इंस्क्रिप्शन के तौर पर मिल रहे हो, चाहे वो कॉइन्स के तौर पर मिल रहे हैं, चाहे वो सील के तौर पर मिल रहे हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक धरोहरों के तौर पर जो हमें देखने को मिल रही हैं, उनके बेस पर जो अनुमान लगाया जाता है, यदि हम उस चीज को पढ़ करके जो अनुमान लगाएंगे तो आगे आज के 50 साल बाद जो अगली पीढ़ी भी आएगी वो भी जो पढ़ करके अनुमान लगाएगी, दोनों के अनुमान सेम होंगे, क्योंकि उसमें कुछ तोड़ मरोड़ नहीं हो सकती। जबकि लिटरेचर में चेंज होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। सिंपल सा, जैसे कि हमने कालिदास की मेघदूतम पढ़ते हैं, रघुवंशम पढ़ते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ते हैं, ऋतु संहारम पढ़ते हैं, विक्रमांक वंशीयम पढ़ते हैं, रघुवंशम, कुछ भी कोई भी लिटरेचर पढ़ते हैं, उसकी मीनिंग हम किस नजरिए से पढ़ करके निकालेंगे वो हमारा अपना नजरिया होगा, उसके बेस पर हम लिख देंगे। उस लिटरेचर को ये दूसरा कोई पढ़ करके उसका नजरिया कुछ और निकाल सकता है, हमारा नजरिया कुछ और निकल सकता है। इसलिए जो है रिटन सोर्स जो होते हैं, लिटरेचर जो सोर्स होते हैं, उनको हम 100% एथेंटिक सोर्स ऑफ हिस्ट्री नहीं मानते। पूछा गया भी क्वेश्चन है कि इतिहास के सोर्स के सबसे एथेंटिक माध्यम क्या होते हैं, आपका सिंपल सा रिप्लाई होगा अभिलेख। यदि अभिलेख ऑप्शन में नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, पुरातात्विक साक्ष्य है, तो आपका आंसर जो है पुरातात्विक साक्ष्य होना चाहिए, ना कि रिटन एविडेंस। ये इतिहास लेखन की हमने वही चीजें जो है अभी पिछले उसमें किया कि टेराकोटा स्कल्पचर में क्या था, मदर गॉडेस वगैरह की बात की थी। उसके बाद हमने टॉय कार्ट की बात की थी, किस तरह से जो आज भी जो है आप देखते हैं, हमने कहा था कि जैसे कि खिलौना जो है डॉग की सिंबल होता है, उसका सर हिलता रहता है, धागे से बंधा हुआ होता है, उस तरह का हमें उस समय ही देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमने बर्ड और एनिमल्स की बात की थी कि टेराकोटा की बनी हुई जो है मूर्तियां हमें मिलती हैं, जो है बुल की भी मिली हैं, स्क्वायरल वगैरह की मिली हैं। ये सारी चीजें हमने उसमें बताई थी पिछले सेशन में। उसमें हमने बताया था कि किस तरह से गिलहरी को दिखाया गया है कि वो कुबड़ के फॉर्म में, कुबड़ निकला हुआ, वो बैठी हुई है और अपने साथ में जो है क्या कहते हैं फूड को वो हाथ में लेकर के, मतलब अगले पैरों में ले दबा करके उसको कुतर रही है। ये सारी चीजें उसमें हमने ब्रांच स्कल्पचर कैसे डेवलप हुई थी, ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस की थी कि किस तरह से वो फ्रेम बनाते थे। फ्रेम के अंदर, फ्रेम बनाने के लिए भी वो पहले वैक्स का यूज करते थे और उस फ्रेम में फिर बाद में मेल्टेड जो है ब्रॉन्ज को रखते थे, और जब ब्रॉन्ज मतलब ठंडा हो जाता था, वो जम जाता था, उसके बाद वो मिट्टी को तोड़ करके उस मूर्ति को बाहर निकालते थे। ये टेक्निक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जान चुके थे, जिसके तहत हमने कहा था कि जैसे कि डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो से जो मिलते हैं वो। इसके बाद हमने स्टोन स्कल्पचर की बात की थी। स्टोन स्कल्पचर में हमने सबसे पहले जो है पशुपति की बात की थी। बियर्डेड जो है, जो प्रीस्ट मिलता है, दाढ़ी वाला पुरोहित, उसकी बात की थी। हमने कहा था कि ये मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है। जो साल ओढ़े हुए, साल पर अलग चित्रकारी की गई है, वो चित्रकारी जो है उस समय की आर्ट को जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्ट को सबसे ज्यादा जो है रिच रिप्रेजेंट करता है। सबसे रिच आर्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की उस फेज की हमें दिख रही है। अदर उस समय की चाहे वो सुमेरियन सिविलाइजेशन की बात करें, चाहे वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बात करें, चाहे हम मिस्र की सभ्यता की बात करें, इजिप्ट सिविलाइजेशन की बात करें, चाहे चाइनीज सिविलाइजेशन की बात करें, इनमें हमें कहीं पर भी इस तरह की आर्ट देखने को नहीं मिलती। इसके बाद के भी फेज में आप आकर के देखेंगे, चाहे वैदिक एज में बात करें, चाहे डार्क एज बीच में रहा, चाहे बुद्धा एज की बात करें, महाजनपद एज, हम ये कह सकते हैं कि उस एज की जो कला एवं संस्कृति है उसका कहीं ना कहीं बेस जो है उससे भी बेटर जो है कंडीशन यहाँ पे मिलती है जो है सिंधु घाटी सभ्यता में। क्योंकि दोनों का एक दूसरे के साथ लिंक नहीं था, तो इसलिए हम ये स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते कि उन्होंने इनसे सीखा,
क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस तरह से अचानक आई, उसी तरह से अचानक इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म भी हो गई। आगे की सभ्यता जो भी आई, चाहे वो वैदिक काल आया, चाहे डार्क एज के छोटे छोटे जो सभ्यताएं आई, चाहे जैसे हम कहते हैं झूकर झाकर संस्कृति है, कैथा संस्कृति है, अदर जो संस्कृतियां हैं, उनके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी तरह के रिलेशंस हमें नहीं दिखते हैं, ना हमें उस समय की कोई सील्स मिलती हैं। इसलिए ये हम अनुमान लगा लेते हैं कि इनका कुछ उससे संबंध नहीं था। उन सभ्यताओं में जो मूर्तियां डेवलप हुई वो उस तरह से रिच नहीं थी जितनी की इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हड़प्पा में हमने कहा कि टोर्सो का एक मिलता है, जो है मैन टोर्सो हमें मिला है। मैन टोर्सो में हमने ये कहा कि उस मैन टोर्सो में अटैच करने के लिए सॉकेट्स बने हुए हैं। सॉकेट हमने कहा हेड को अटैच करने के लिए अलग सॉकेट है, जो बाजुओं को जो है अटैच करने के लिए अलग सॉकेट। फिजिकली तौर पर उसको जो है स्ट्रांग दिखाने की जो है उस टोर्सो में दिखाया गया है। लाइम स्टोन को तराश करके जिस तरह से उसको बनाया गया है, ये एक अलग जो है यूनिकनेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जा सकता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की एक अद्वितीय पहचान दिखाता है। जो इसी तरह के हड़प्पा से एक और भी मिलता है, मेल डांसर का दिखता है। मेल डांसर का भी जो है इस तरह से एक स्कल्पचर हमें हड़प्पा साइट से देखने को मिलती है। उसमें भी उसको पूरी तरह से अलंकृत करने की कोशिश की गई है और दिखाया गया है। यहां तक हमने इसमें पिछले सेशन में डिस्कस किया था। अगले टॉपिक पर आते हैं, उसमें है ऑर्नामेंट्स। इस सभ्यता के लोग चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों लोग जो है ऑर्नामेंट्स को यूज करते थे। आभूषणों का प्रयोग दोनों में देखने को मिलता है। लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स ये लोग यूज करते थे। हर तरह के मेटल्स में हम जैसे कहना चाहें गोल्ड वगैरह का भी हमें देखने को मिल जाता है। स्टोन्स वगैरह भी यूज करने को मिलते थे। मड़ी वगैरह जो भी है, स्टोन वगैरह ये लोग यूज किया करते थे। जितनी भी प्रेशियस मेटल्स थी जो है, उनसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग परिचित थे। नेकलेस, आर्मलेट, बाजूबंद वगैरह, नेकलेस वगैरह इस समय के हमें देखने को मिले हैं, इस सभ्यता में स्पष्ट तौर पर दिखता है। कुछ एक ऐसे भी हमें डेड बॉडी या कब्र देखने को मिले हैं जिनके साथ भी ऑर्नामेंट्स को दफनाया गया है। कल भी हमने कहा था कि कुछ ऐसे भी हैं जिसमें उनके बेसिक यूज की चीजें ये सभ्यता के लोग, इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दफनाते थे उनके साथ, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था किसमें, कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वो ये मानते थे कि संभवतः इस सिविलाइजेशन के लोगों का ये विश्वास था कि अगले जन्म में इनको इस चीजों की जरूरत पड़ेगी और इसलिए जो है ये उसको यूज उसके साथ में ही दफना दिया करते थे। स्पिनिंग ऑफ कॉटन एंड वूल, कपड़े और ऊन की बुनाई का भी एविडेंस हमें इस सिविलाइजेशन में देखने को मिल जाता है। फैशन के प्रति ये लोग बहुत ही कॉन्शियस थे। हमने कल ही बताया था। चनहुदड़ों से कुछ हमें ऐसे भी एविडेंस देखने को मिले हैं जो प्रॉस्पेरिटी को और स्पष्ट तौर पर दिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉस्पेरिटी मतलब इनकी संपन्नता को, इनकी संपन्नता, इनके सौंदर्य प्रसाधन चीजों का यूज करना, जो इनके मेटल्स, जो मेटल्स वगैरह ये यूज करते थे, उसका गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ब्रांज हो गया, सिल्वर हो गया, जम्स वगैरह हो गए, इन सब का यूज हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्पष्ट तौर पर दिख जाता है कि ये लोग उसका यूज करते थे। और डिफरेंट टाइप की कॉस्मेटिक्स का यूज करते थे, जिसमें हमने चनोदड़ों में कहा था कि मेकअप बॉक्स मिलता है, ये लोग सिंदूर यूज किया करते थे। फेस पेंट मतलब फेस पर लगाने वाले लेप वगैरह भी यूज करते थे, आईलाइनर भी यूज करते थे, लिपस्टिक भी यूज करते थे। ये सारी चीजों के एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिल जाता है। इनकी संभ्रांतता, इन सारी चीजों जो अवशेष मिले हैं उनके बेस पर कह सकते हैं कि आज का जो मनुष्य है उससे भी शायद ये लोग जो है आगे के थे। चलिए आते हैं मृत भांडों की बात करते हैं, पोएट्री की बात करते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यूज करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में खासतौर पर दो तरह से, दो कलर के यूज ज्यादा देखने को मिलते हैं, ब्लैक एंड रेड पोएट्री। जहां पर ये लोग जो रेड कलर का बैकग्राउंड बनाते थे उसके ऊपर जो है ब्लैक कलर से ये पेंट आकृति वगैरह उसके ऊपर बनाते थे। जैसे कि आप ये बगल में देख रहे हैं,
रेड कलर से पहले ये पूरा लेप देते थे और उसके ऊपर ब्लैक कलर से जो है फिर पेंटिंग या उसमें जो भी स्ट्रक्चर वगैरह बनाने की कोशिश करते थे। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के दौर को पोएट्री के फॉर्म में कहें तो इनको कहा जाता था काले लाल मृद भांड के तौर पर इस सभ्यता को कहा जाता है। पूछा भी जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह के मृद भांडों को यूज करते थे। एक होता है प्रिंटेड ग्रे अर्दनवियर आता है, दूसरा आता है ब्लैक रेड अर्दनवियर आते हैं, तीसरा ब्लैक अर्दनवियर आते हैं, रेड अर्दनवियर, इस तरह से आते हैं। तो यहाँ पर आपका स्पष्ट सा रिप्लाई होगा ब्लैक एंड रेड अर्दनवियर। इनके जितने भी हमें जो पोएट्री देखने को मिलती है हैंडमेड लगता है कि संभवतः ये हाथ से बनाएगी, नहीं हाथ से नहीं बल्कि व्हील से, क्योंकि जिस तरह का इनका शेप देखने को मिलता है उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये संभवतः व्हील मेड थे ना कि हैंडमेड, क्योंकि हैंडमेड में उस तरह से प्लेन, उस तरह से स्मूथनेस नहीं आ सकती। ज्यादातर ये लोग जो है प्लेन पोएट्री का ही यूज करते थे, सरफेस जो है मतलब एकदम स्मूथ इस तरह से रहता था, और पेंटेड पोएट्री जो है पोएट्री जो है इनके देखने को मिलते हैं। इनका यूज क्या था उस पर आता है। यूज हाउस होल्ड के लिए, घरों के दैनिक जीवन में ये लोग इन बर्तनों का उपयोग किया करते थे। कुछ एक ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो डेकोरेटेड जो है तौर पर थे। आप इस फिगर में देख रहे होंगे छोटे छोटे जो है कुछ ऐसे थे जिनका डेली यूज में कहीं पर दिखता ही नहीं, इतने स्मॉल साइज के हैं कि वो डेली यूज में कहीं पर किए ही नहीं जा सकते। उनको हम कह ही नहीं सकते कि कैन नॉट बी यूज फॉर हाउस होल्ड और स्टोरेज पर्पज, ना तो उसमें किसी तरह का घर का यूज कर सकते थे ना किसी चीज को स्टोर कर सकते थे। इसलिए संभवतः ये लोग जो है डेकोरेट करने के लिए भी, घरों को सौंदर्यकृत करने के लिए भी संभवतः इस पोएट्री का यूज किया करते। इसके साथ साथ एक चीज और भी इनमें जो है संभवतः कुछ ऐसे भी स्मॉल टाइप के अलग तरह के पोएट्री भी मिलते हैं जो लिकर वगैरह से भी संबंध उनका जो है जोड़ा जा सकता है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की खास तौर पर जो है पोएट्री के इंपॉर्टेंस या स्कल्पचर में हम देख सकते हैं, जो चीजें स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई। आज के सेशन में हमने यही किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की आर्किटेक्चर्स कैसी थी, स्कल्पचर कैसा था, ये सारी चीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल के सेशन में हम इसमें आगे बढ़ेंगे जो आर्ट एंड कल्चर का ना होकर के स्पष्ट तौर पर हिस्ट्री के पार्ट से रिलेटेड होगा कि इस समय का सोशल सिस्टम कैसा था, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था और रिलीजियस सिस्टम कैसा था, एंड डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिर्फ 4 टॉपिक बचे हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति, सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। इन चारों चीजों को हम कल करेंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता तक जो है हिस्ट्री का पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जितना हमने सेशन में कहा है, यदि इतना आप लोग ये तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन इन्हीं में से होगा। आप मेंस का भी आंसर्स लिखने की कंडीशन में आ सकते हैं, प्रीलिम्स का भी आंसर्स जो है आप इतने से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई अलग से अदर आपको फैक्ट्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स जो रहते हैं आप हिस्ट्री में लर्न करने लगेंगे तो बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से बुक्स में क्या क्या मिलेगा। लेकिन यदि आप इतने फैक्ट्स लर्न कर लेते हैं तो जो एलिमिनेशन मेथड होता है यूपीएससी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, उस एलिमिनेशन मेथड में आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है कि जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मान लीजिए कि उसमें से 2-3 के आपको फैक्ट पता है, एक आध का फैक्ट नहीं पता होगा। यदि एक आध का फैक्ट नहीं पता है लेकिन जो 3 है उनका तो आपको पता है कि ये इससे संबंधित है, तो चौथा किससे है वो अपने आप जो है उसमें एलिमिनेट होकर के पता चल जाएगा। इसलिए जो है आप लोग जो है ज्यादा फैक्ट्स के ऊपर नहीं, कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करें। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे तो आपको हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल हम जो है ये 4 सेक्शंस करेंगे, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था, और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। और कल इसको करने के बाद यदि समय रहा तो कल ही, नहीं तो नेक्स्ट डे हम प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चंस का कुछ फ्रेम, कैसे क्वेश्चन होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पर हो सकते हैं, और मेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसमें क्या आंसर्स फ्रेम होना चाहिए,
एक सेशन हम उसके लिए रखेंगे, उसमें आपको बताएंगे। उसके बाद हम उसमें 2-3 क्वेश्चंस जो है अलग से डाल देंगे, मेंस टाइप के। आप लोग कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस करके उसको राइट डाउन करने का, जो पूरा फ्रेम तैयार कीजिएगा 250 वर्ड्स में उसका आंसर प्रिपेयर करने का। यदि इसको इसके साथ करते जाएंगे 110% जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं आ सकती जो है, जो सेक्शन अभी तक मैं ले रहा हूँ।